हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे जेएसएससी जेई का सेट नंबर 29। इसमें आपका 29 सेट में स्टूडेंट 12 प्रॉब्लम है और 12 प्रॉब्लम आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को एक एक करके। इफ़ एन एनर्जी मीटर मेक 5 रेगुलेशन, एक आपका एनर्जी मीटर है स्टूडेंट, वो आपका कितना रेगुलेशन कर रहा है? 5 रेगुलेशन कर रहा है। 5 रेगुलेशन करने में कितना टाइम लगा रहा है स्टूडेंट? 100 सेकंड लगा रहा है। व्हेन ए लोड ऑफ 225 वाट इज कनेक्टेड द मीटर कांस्टेंट इज, मतलब मीटर कांस्टेंट का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। उसमें आपका रेगुलेशन दिया गया है, उस रेगुलेशन को कंप्लीट करने में 100 सेकंड वो लगा रहा है, और उसमें लोड जो है उसमें आपका पावर जो है स्टूडेंट 225 मतलब वाट का क्या है, लोड कनेक्टेड है। तो आप देखते हैं, समझते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, कि पूछेगा कि आपका मीटर कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो मीटर कांस्टेंट का जो यूनिट होता है स्टूडेंट, रेगुलेशन पर किलोवाट आवर होता है। ये आपको याद रखना। पहला प्रॉब्लम पूछेगा कि मीटर कांस्टेंट का आपका यूनिट क्या होता है, तो आपको बोलना है कि मीटर कांस्टेंट का जो यूनिट होता है रेगुलेशन पर क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर होता है। ये आपका क्या हो गया, मीटर कांस्टेंट का क्या हो गया स्टूडेंट, यूनिट हो गया। यदि इसको के से सूचित करेंगे मीटर कांस्टेंट को, तो मीटर कांस्टेंट का जो यूनिट आएगा रेगुलेशन पर किलोवाट आवर। ये आपको समझ लेना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो, आपको इसका पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप देखो इसका वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, मीटर कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो आपका रेगुलेशन कितना दिया गया स्टूडेंट, 5 रेगुलेशन दिया गया है। वो कितना सेकंड लगा रहा है, तो आपका कितना सेकंड होगा, वो आपका 100 सेकंड लगा रहा है। बट सेकंड को आपको आवर में कन्वर्ट करना है। तो यदि आपका 100 सेकंड दिया गया है स्टूडेंट, उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, जो 3600 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, गुना क्या हो जाएगा, आपका कितना वाट दिया गया, 225 वाट दिया गया। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, जो सॉल्व करके आएगा वही आपका इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। जो सॉल्व करके आएगा वही आपका इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 हो जाएगा, 3600 आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा स्टूडेंट। और आपका नीचे कितना रहेगा, आपका 100 गुना 2 क्या रहेगा, 5 रहेगा, 225 रहेगा। अब ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसको हम लोग क्या करेंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। अब देखो ये आपका क्या है, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं स्टूडेंट। 5 गुना 36 गुना 100 लिख देते हैं 36 को, ठीक है। अब देखो ये क्या 225 है, 25 नामा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 नामा 36 हो जाएगा। अब देखो 4 4 16 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 16 25 कितना हो जाएगा, 16 25 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 25 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 25 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 16 25 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 80 हो जाएगा। अरे एक 10 है, तो आपका यहाँ पर एक 10 रहेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी एक 10 रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा 800 रेगुलेशन पर किलोवाट आवर होगा। 800 रेगुलेशन किलोवाट पर आवर होगा, सॉरी किलोवाट आवर होगा। रेगुलेशन बटा किलोवाट आवर होगा, किलोवाट आवर होगा। सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला में बैठाना है। फॉर्मूला में बैठाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 देंगे, तो एक 0 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 काट कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो 800 रेगुलेशन किलोवाट आएगा, किलोवाट आवर आएगा। ये आपका प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधे आप सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो 800 आ जाएगा। मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि मीटर कांस्टेंट का वैल्यू को निकालने के लिए बोले तो रेगुलेशन बटा किलोवाट आवर होता है। यदि आपका वाट में दिया गया उसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे, यदि आपका टाइम सेकंड में दिया गया उसको आवर में कन्वर्ट करोगे और सॉल्व करोगे। जो सॉल्व करके आएगा वही आपका प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। क्रीप एरर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीटर, मतलब क्रीपिंग एरर किसमें आपका अकर होता है स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जो क्रीपिंग एरर जो अकर होता है वो एनर्जी मीटर में क्या होता है, अकर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
एनर्जी मीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी मीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी मीटर हो जाएगा। चलो 3 नंबर का प्रॉब्लम को देखते हैं। तो 3 नंबर, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा स्टूडेंट, मूविंग आयरन का जो होगा वो आपका क्या, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई क्या होगा, डी थीटा होगा। इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई क्या होगा, डी थीटा होगा। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। चलो 4 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। द टॉर्क वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट, मतलब टॉर्क बटा वेट रेशियो किसको इंडिकेट करता है? तो आपका इंडिकेट करता है स्टूडेंट, वो इंस्ट्रूमेंट किसको इंडिकेट करता है? सेंसिटिविटी को क्या करता है, वो इंडिकेट करता है टॉर्क बाई वेट रेशियो। टॉर्क बटा वेट रेशियो किसको इंडिकेट करता है? सेंसिटिविटी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ये आपको क्या करना है, इसको आपको याद रखना है कि टॉर्क बाय वेट रेशियो इंडिकेटिंग बाय द सेंसिटिविटी, इंडिकेटिंग बाय द सेंसिटिविटी, किसको, सेंसिटिविटी को आपका क्या करेगा, इंडिकेट करेगा टॉर्क बाय वेट रेशियो। टॉर्क बाय वेट रेशियो जो आपका सेंसिटिविटी को क्या करेगा स्टूडेंट, इंडिकेट करेगा। चलो अब देखते हैं 5 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। 5 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। 2 रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस आपका दिया गया है स्टूडेंट, एक R1 दिया गया है, एक आपका R2 दिया गया है। कुछ इस तरह करके दिया गया है, आपका 100 प्लस माइनस क्या है 10% है, और दूसरा जो दिया गया है आपका 300 प्लस माइनस क्या है 5% है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा, आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रिजल्टिंग लिमिटिंग एरर ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब रिजल्टिंग लिमिटिंग एरर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो चलो सीरीज कनेक्शन में यदि होगा तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। बट ये आपका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वैल्यू दिया जाता तो सिंपल ऐड कर लेते, बट इसमें लिमिटिंग एरर भी दिया गया है। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा R1 प्लस R2, मतलब R का वैल्यू ये आपका 100 है और ये आपका क्या है आपका स्टूडेंट 300 है। इसको आपस में ऐड कर लेना है और इसका रिजल्टिंग एरर जो आएगा ER परसेंटेज आएगा। ठीक है, ER परसेंटेज आएगा। तो 300 प्लस 100 400 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा ER परसेंटेज आएगा। ER को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपका मेन मुद्दा है। ER को कैलकुलेट करने का स्टूडेंट एक तरीका है, जिसके लिए निकालने के लिए बोलेगा उस रेजिस्टेंस वैल्यू को ऊपर रखेंगे और जितने सारे रेजिस्टेंस होगा सबको ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 100 प्लस 300 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। जिसके लिए निकालने के लिए बोल रहे हैं उसको परसेंटेज को रखेंगे 10% हो जाएगा, प्लस साइन लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, सिग्नेचर प्लस माइनस होगा। फिर इसके लिए निकालेंगे तो 300 ऊपर जाएगा स्टूडेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपका 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। और जिसके लिए निकाल रहे हैं उसको परसेंटेज लिखेंगे 5%। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपका प्लस माइनस हो गया। अब इसको देखो 100 बाई क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। और इसको क्या करोगे स्टूडेंट आप ही बताओ, तो 300 बाई क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं स्टूडेंट। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% और ये आपका क्या हो जाएगा 5 या 15% और 4 नीचे में है तो ये हो जाएगा। तो इसका जो एरर आएगा स्टूडेंट प्लस माइनस कितना हो जाएगा 25/4% आएगा। 25/4% आएगा किसका, इस वैल्यू का। तो इस वैल्यू का 400 का 25/4% परसेंटेज को हटाएंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगा वो लिमिटिंग एरर का वो आपका क्या आएगा 25 ओम आएगा। कितना आएगा 25 आएगा। ER का वैल्यू निकाल लिए, ER का वैल्यू कितना होगा उसको पुट कर लेंगे। ER का वैल्यू कितना आया देखो, ER का वैल्यू इतना आया, तो इसका मतलब 400 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 25/4 क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। अब लिमिटिंग एरर का पर्टिकुलर वैल्यू निकालना, तो 400 का 25/4% इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगा स्टूडेंट वो आपका द रिजल्टिंग लिमिटिंग एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ER का जो वैल्यू होगा वो आपका कितना हो जाएगा 25 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 ओम आ जाएगा। तो इसका वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, कितना वैल्यू लिख सकते हैं 25 ओम लिख सकते हैं। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। द क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्यू मीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है स्टूडेंट, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बोलना है जो क्यू मीटर होता है वो किस प्रिंसिपल
पर काम करता है तो आपका सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर क्या करता है, काम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा कि क्यू मीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आपको बोलना है सीरीज रेजोनेंस में क्या करता है, काम करता है। क्यू मीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आपको बोलना है सीरीज रेजोनेंस में क्या करता है, क्यू मीटर काम करता है। चलो 7 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट। आपका 5 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। 5 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी था। अब देखो 5 नंबर प्रॉब्लम में हम सभी कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। एक करंट का एक इक्वेशन दिया गया है स्टूडेंट। 7 नंबर प्रॉब्लम को देखो, I इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 + 14 14 और क्या दिया गया, साइन ब्रैकेट क्या दिया गया 314 t प्लस क्या दिया गया 45 एंगल दिया गया। ठीक है, अब देखो ये क्या, ये पास कर रहा है, किसके थ्रू पास कर रहा है, एक आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के थ्रू पास कर रहा है। तो यदि ये सिग्नल PMMC से पास करेगा तो ओनली क्या मेजर करता है, DC वैल्यू को ओनली मेजर करता है, ओनली DC को ओनली मेजर करता है। क्या मेजर करता है, ओनली DC वैल्यू को क्या करता है स्टूडेंट, मेजर करता है। ठीक है, यदि आपका यही वाला पर्टिकुलर वैल्यू हॉट वायर से पास करेगा, हॉट वायर से पास करेगा, वो कैसा AC और DC दोनों वैल्यू को क्या करेगा, मेजर करेगा, मेजर करेगा। AC और DC दोनों वैल्यू को क्या करेगा, मेजर करेगा। इसका मतलब इसका क्या निकलेगा, RMS वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, RMS वैल्यू निकलेगा। और यही यदि आपका मूविंग कॉइल से पास करेगा स्टूडेंट, सॉरी मूविंग आयरन से, मूविंग आयरन से पास करेगा तो आपका AC और DC दोनों वैल्यू को क्या करेगा, मेजर करेगा। तो आपका क्या निकलेगा, RMS वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, RMS वैल्यू निकलेगा। ये याद रखना है, मूविंग आयरन से पास होगा तो AC और DC दोनों को मेजर करेगा, हॉट वायर से पास करेगा तो AC और DC दोनों को मेजर करेगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से पास करेगा तो ओनली DC वैल्यू को क्या करेगा, मेजर करेगा। DC वैल्यू का मतलब होता है ओनली एवरेज वैल्यू को क्या करेगा, मेजर करेगा। DC वैल्यू का मतलब होता है ओनली एवरेज वैल्यू को क्या करेगा, मेजर करेगा। क्या करेगा, ओनली एवरेज वैल्यू को क्या करेगा, एवरेज वैल्यू को क्या करेगा, मेजर करेगा। चलो अब देखते हैं। अब ये यहाँ से एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल कैसा मेजर करता है, DC मेजर करता है, हॉट वायर AC और DC दोनों को मेजर करता है, मूविंग आयरन AC और DC दोनों को मेजर करेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा PMMC का स्केल कैसा होता है, तो आपको बोलना यूनिफॉर्म स्केल होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। इसको भी याद रखना, ये भी पूछा गया है। और यूनिफॉर्म और क्या होता है, लीनियर होता है। ये भी आपका क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और आपका मूविंग जो आयरन होता है, मूविंग जो आयरन होता है, ये दोनों के बीच में डिफर होता है। मूविंग आयरन जो होता है स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। इसको भी आप नोट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। इसका स्केल कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है, नॉन लीनियर स्केल होता है। नॉन लीनियर, लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर स्केल होता है। ये इसका बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं प्रॉब्लम पर। यदि ये सिग्नल यदि PMC से पास करेगा स्टूडेंट, तो सिंपल क्या करेगा, DC वैल्यू को मेजर करेगा। तो DC वैल्यू कितना है आपका, 5 है। इसका मतलब PMC से पास करेगा तो 5 एम्पियर क्या करेगा, मेजर करेगा। और यदि यही सिग्नल हॉट वायर से पास करेगा, तो क्या मेजर करेगा, RMS वैल्यू को मेजर करेगा। तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको बताए थे IRMS वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो IRMS 1 का स्क्वायर प्लस IRMS 2 का क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहला RMS कितना है, 5 है। तो 5 का सिंपल DC वैल्यू का RMS निकालेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और ये जो दी सिग्नल है तो ये आपका क्या हो जाएगा 14.14, अब बाई क्या हो जाएगा, √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 1 25 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 14.14 आएगा और नीचे में 1.414 होता है। और ये पॉइंट देखो, अब देखो इसको देखो, ये 1 2 3 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट हट गया, देखो ये भी पॉइंट हट गया, ये कट गया, 1 2 1 2। इसका मतलब हो गया 10 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट। तो 10 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, अभी बताओ, 25। और 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 100 होगा। तो इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 125 आ जाएगा। इसका मतलब इस सिग्नल का RMS वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, √125 आएगा। इसका मतलब हॉट वायर से पास करेगा तो आपका वैल्यू क्या होगा, हॉट वायर से पास करेगा तो 125 एम्पियर होगा। और आपका मूविंग आयरन से पास करेगा तो RMS वैल्यू ही मेजर करेगा तो 125 एम्पियर होगा। और आपका यदि PMC से पास करेगा तो क्या होगा, 5 एम्पियर होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। रूट में आएगा ना, √125 एम्पियर होगा। और ये यदि आपका
मूविंग आयरन से भी पास करेगा तो क्या होगा, रूट 125 होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट 125 और रूट 125 आ जाएगा। इसका मतलब है 7 नंबर का प्रॉब्लम का आंसर होगा बी। 7 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना सारा है, यदि ये हॉट वायर से पास करे तो रूट ओवर 125 होगा, यदि ये मूविंग आयरन से पास करे तो पर भी आरएमएस वैल्यू निकलेगा 125 होगा। ये सारा कंटेंट को याद रखना है, यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। 7 नंबर का प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। द इंटेल 8085 इज ए डैश बिट माइक्रो प्रोसेसर। यह माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपसे पूछेगा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है, तो आपको बोलना है 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है स्टूडेंट वो आपका 16 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होगा वो आपका कितने बिट का होगा, तो आपको बोलना है कि 8085 शॉर्ट में लिखेंगे माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद पूछेगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने पिन होते हैं, तो बोलना है 40 पिन होते हैं। आपको याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देना है। चलो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 16 बिट हो जाएगा। अब देखो ये प्रॉब्लम किसका था, 8 नंबर प्रॉब्लम का क्या था, सॉल्यूशन था। अब देखो 9 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, मेगा हर्ट्ज में होता है। वह क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 3.125 मेगा हर्ट्ज होता है। ये आपको याद रखना होगा। जो माइक्रो प्रोसेसर में जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं वो क्या रहता है, 3.125 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज का होता है। ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट। 10 नंबर क्या हो जाएगा, 10 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, डैश सिग्नल इज यूज टू सेपरेट द मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डाटा लाइन। जब मल्टीप्लेक्सर में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एड्रेस और डाटा लाइन को मल्टीप्लेक्स करते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए कौन सेपरेट करता है, तो आपको बोलना है ALE। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। इसको बोलते हैं एड्रेस लैच एनेबल। एड्रेस लैच एनेबल, ये हो जाएगा प्रॉब्लम का आंसर ए। चलो स्टूडेंट अब देखते हैं 11 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वैलिड बीसीडी कोड। तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, बीसीडी कोड मतलब होता है बाइनरी कोड डेसिमल होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा तो आपको लिखना है बाइनरी कोड क्या होता है, डेसिमल होता है। बाइनरी कोड डेसिमल होता है, ये वैलिड होता है 0 से लेके 9 तक ही वैलिड रहता है। ईच बिट रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्टूडेंट कितने में, 4 बिट में। ईच डाटा रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट, ईच डाटा रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट। तो बीसीडी कोड जो वैलिड होता है 0 से लेके 9 के बीच में भी वैलिड होता है। तो देखो 0 से 9 के बीच में जो होगा वही आपका वैलिड होगा, उससे यदि आगे चला जाएगा तो वैलिड नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट 7 और इसको क्या बोलते हैं 9। तो ये आपका वैलिड है। ये आपका क्या हो जाएगा 5 और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप ही बताओ। 8 और 2 10, 11 हो जाएगा। इसका मतलब 11 तो आपका वैलिड नहीं है क्योंकि 0 से लेके 9 के बीच में है। इसका मतलब इनवैलिड कोड जो होगा वो आपका क्या होगा, डी होगा। आपको देख लेना है। ये भी आपका वैलिड है क्योंकि ये आपका क्या 4 है और ये आपका क्या 8 है, ये आपका 4 है और ये आपका क्या 9 है। इसका मतलब बी आपका इनवैलिड बीसीडी कोड है, नॉट वैलिड है। अब देखो 12 नंबर में देखना है, 12 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। लास्ट वाला प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ 4 वेरिएबल। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल यदि निकालना है स्टूडेंट तो उसका आपका कुछ एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना होगा। यदि आपसे पूछेगा डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशन, यदि डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोले स्टूडेंट, लास्ट वाला प्रॉब्लम है। इसका फॉर्मूला आता है 2 के पावर n के पावर क्या होता है, n होता है। और आपका n का वैल्यू है 4, तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 के पावर 4 मतलब 4 हो जाएगा। 2 के पावर हो जाएगा 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 65536 हो जाएगा। इसको ये फॉर्मूला को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए 2 के पावर n के पावर n होता है, इसको आपको याद रखना होगा। ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 के पावर 4 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको याद रखेंगे। क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो
2 के पावर 4 के 16 के पावर 4 हो जाएगा बस। 16 के 4 लिखो, चाहे यहाँ 2 के पावर 4 16 बतिया बराबर है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका सेट नंबर 29 था, बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम लिए थे, 12 प्रॉब्लम 12 तरह का था। तो ये प्रॉब्लम को क्या करना है स्टूडेंट, बार बार रिवीजन करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।